नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुमार अमरदेव। और मैं आपका दोस्त कुमार अमरदेव हाजिर हूँ आप सभी साथियों के सामने एक और बेहतरीन, शानदार और जानदार क्लास लेकर। टॉपिक है काव्य गुण। तो दोस्तों, ये जो क्लास रहने वाली है ये रहने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए बेहद ही खास जो तैयारी कर रहे हैं ग्रेड फर्स्ट और सेकंड, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ। इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालय जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी क्लास होने वाली है, क्योंकि बीए, एमए इत्यादि में भी काव्य गुण का टॉपिक जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसके अतिरिक्त स्कूली शिक्षण में भी जो है दोस्तों विभिन्न जो स्टेट्स हैं, जो बोर्ड्स हैं, उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में काव्य गुण के टॉपिक को जोड़ रखा है। तो सीधे तौर पे मैं ये कहूँ कि ये जो क्लास है वो स्कूल से लेके कॉलेज और कॉलेज से लेके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद खास रहने वाली है। जहाँ जहाँ भी काव्य गुण जोड़ा गया है, चाहे वो स्कूली शिक्षण हो, कॉलेज शिक्षण हो या प्रतियोगी परीक्षाओं में, बेहद खास रहने वाली है। इससे पहले दोस्तों मैं काव्य गुण की 3 जो क्लास है वो पूरी कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग अपना देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ उन 3 क्लासों में हमने काव्य गुण का अर्थ, फिर परिभाषाएं हैं, फिर जो काव्य गुण के जो भेद हैं, उनके अलग अलग आचार्य विद्वानों के जो मत हैं कि किसने कितने भेद माने हैं, काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, वो हम लोग पढ़ चुके थे, पूरा विश्लेषण कर चुके थे साथियों, बड़े ही शानदार ढंग से। आज हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं कि सर्वमान्य जो मत है आज वर्तमान समय में जो भारतीय काव्य शास्त्र में स्वीकार किया गया है कि अंततः आखिर सभी आचार्य और विद्वानों के मतों को ध्यान में रखते हुए अंततः जो काव्य गुण है उनकी संख्या कितनी निर्धारित की जाए, कितनी मानी जाए। तो जो आज वर्तमान समय में अपने भारतीय काव्य शास्त्र में दोस्तों सर्व सहमति से, सम्मति से काव्य गुणों की जो संख्या है ना वो कितनी मानी गई है, 3 मानी गई है। और ये जो काव्य गुणों की संख्या 3 मानी गई है दोस्तों, इसके लिए जो है सभी विद्वानों ने दोस्तों आज वर्तमान समय में मम्मट और आनंद वर्धन के मत को क्या किया है, स्वीकार किया है दोस्तों। जहाँ मम्मट और आनंद वर्धन ने जो है काव्य गुणों के 3 भेद माने थे, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो आज वर्तमान समय में भी भारतीय काव्य शास्त्र में 3 ही काव्य गुण माने गए हैं, ठीक है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो आइए इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। क्लास का श्री गणेश करते हैं, आगाज करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम बात करें काव्य गुणों के भेदों को लेकर कि वर्तमान समय में भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वसम्मति से जो है ना दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो आनंदवर्धन, ठीक है, और मम्मट के मत को क्या किया है, स्वीकार किया है। और उस मतानुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है, 3 मानी गई हैं, और जो इस प्रकार है। पहला है माधुर्य गुण, दूसरा है जी ओज गुण, और तीसरा है प्रसाद गुण। तो अब देखिए, किसी व्यक्तिगत स्पेशल आचार्य विद्वान का मत यदि पूछा जाता है तो वो मैंने पूरा विस्तार से डिटेल से पीछे की क्लास में आपको बता दिया है। जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो विद्वान हैं जिनके मतों को स्वीकार किया जाता है काव्य गुणों की संख्या को लेकर, वो मैं पूरा डिटेल से दोस्तों बता दिया है मैंने। शानदार क्लास रही है पिछली, खैर मेरे कहने से क्या होगा ये तो आप खुद ही देखें जा करके। लेकिन जो आज वर्तमान समय में सीधे तौर पे प्रश्न ये पूछा जाए कि बताइए काव्य गुणों की संख्या कितनी होती है, ये प्रश्न आता है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 3, माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये 3 गुण माने गए हैं। और ये मत था आनंदवर्धन और मम्मट का, तो उन्हीं के मत को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों आइए अब हम एक एक यहाँ पे गुण का जो है क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और आज की जो क्लास है ना उस क्लास में दोस्तों हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर, पूरे विस्तार से प्रसाद गुण के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। प्रसाद का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी, अलग अलग विद्वानों ने क्या परिभाषा दी है, इसके लक्षण क्या होंगे, उसके ऊपर मैं आप लोगों से डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। तो आइएगा दोस्तों यहाँ पे, तो देखिए ये तो वही 3 गुण माने गए हैं। तो पहला जो
हमारा गुण है वो कौन सा है, यहाँ मैं चर्चा करूँ आज, जिसके ऊपर चर्चा करेंगे वो है दोस्तों प्रसाद गुण। तो देखिए सीधे तौर पे यदि सबसे पहले तो बात यही आती है कि प्रसाद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रसाद का जो अर्थ होता है वो होता है स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता, ठीक है, खिल जाना। ये देखिएगा स्वच्छता, प्रसन्नता, खिल जाना या विकसित हो जाना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है पूरा का पूरा। तो प्रसाद का शाब्दिक जो अर्थ है वो तो होता है दोस्तों क्या, निर्मलता, पवित्रता, स्वच्छता, खिल जाना, विकसित हो जाना, ठीक है दोस्तों। अब अर्थ के बाद यदि हम लोग परिभाषा की बात करें ना, तो जो पेपर में जो आपको लिखनी है, देखिए प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है उनमें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, वैकल्पिक वो तो टिक करना होता है, लेकिन जो विद्यार्थी स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं और कॉलेजों में अध्ययन कर रहे हैं तो उनके तो यहाँ सीधा पूछा जाता है कि बताइए प्रसाद गुण का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखिए। तो आपको लिखना है दोस्तों कि प्रसाद का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता, खिल जाना या विकसित होना, ठीक है दोस्तों, ये अर्थ हो गया। परिभाषा आपसे पूछे जो आपको एग्जाम में लिखनी है, देखिए अलग अलग विद्वानों की परिभाषा तो मैं जस्ट आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन एक जो आपको नंबर लेने के लिए जो परिभाषा लिखनी है ना एग्जाम में, परीक्षा में, तो वो आपको ये लिखनी है कि कोमल कांत पदावली से युक्त वह काव्य रचना जिसको पढ़ते ही उसका अर्थ चित्त में क्या हो जाए, द्रवित हो जाए, उत्पन्न हो जाए, वह काव्य रचना कैसी मानी जाती है, काव्य प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। यानी सीधे तौर पे दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ, देखिए इस चीज़ को हमें समझना है। यहाँ पर जिस काव्य रचना में, देखिए काव्य जो रचना है एक गद्य और एक पद्य, ठीक है, पद्य बोले तो अपनी कविताएं उसमें शामिल होती हैं, गद्य में आपके कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि शामिल होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कोई काव्य रचना जो है ना वो तो ऐसी होती है कि जिसको एक बार पढ़ते ही उसका जो भाव है, उसका जो अर्थ है, जैसे मान लीजिए आप कोई कविता पढ़ते हैं तो वह जो कविता होती है ना उसको आप पढ़ते हैं एक दफ़ा ही, तो उस कविता को पढ़ते ही उसका जो अर्थ है, उसमें जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, जो पद प्रयुक्त किए गए ना, उनका अर्थ आपको आसानी से एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाता है और ऐसा महसूस होता है आपको कि जैसे कि यार ये कविता, ये पंक्तियाँ तो, ये रचना तो मेरी पहली पढ़ी हुई है। तो उसको पढ़ते ही उसका अर्थ जो है ना आपके अंतःकरण में क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, या आपको समझ में आ जाता है, ठीक है जी। लेकिन कोई काव्य रचना ऐसी होती है जो कि कठोर, क्लिष्ट वर्णों से युक्त होती है, यानी जिसमें बड़े ही कर्कश, कठिन, कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिनका अर्थ आपको आसानी से क्या नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, और जो शब्द जो हैं वो दोस्तों आपको सुनने में भी क्या लगते हैं, बड़े ही कठिन और कर्कश लगते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ समझनी होगी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए वर्ण और वर्ण मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, शब्द का दोस्तों, ठीक है, और शब्द मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वाक्य का, ठीक है, और वाक्य मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, काव्य का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए काव्य के मूल में तो क्या है, वर्ण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई, वर्ण मिलकर शब्द का, शब्द मिलकर वाक्य का, और वाक्य मिलकर के काव्य का, ठीक है। तो ऐसी काव्य रचना जो कि कोमल कांत वर्णों से युक्त होती है, ठीक है, तो और जब कोमल कांत वर्णों से युक्त होगी तो वर्ण मिलेंगे तो फिर शब्द, और जब दोस्तों शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह शब्द नहीं बल्कि पद कहलाता है, ठीक है। और पदावली का अर्थ हो गया यहाँ पर पदों का समूह, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी वाक्य। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रसाद जो गुण होता है ना, उसकी विशेषता ये होती है कि प्रसाद गुण जिस भी काव्य रचना में पाया जाता है, उस काव्य रचना को जब पाठक, ठीक है, पढ़ता है, या श्रोता सुनता है, या दर्शक देखता है ना, तो उसका जो अर्थ है, उसका जो भाव है ना, वो अपने आप स्वतः ही चित्त में क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, समझ में आ जाता है। तो वह जो काव्य रचना है वह प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वो मैंने बताया अभी जस्ट पहले कि कोई काव्य रचना आप पढ़ते हैं, उसका अर्थ, उसका भाव, उसमें जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं वो बड़े ही कठिन और क्लिष्ट हैं, सुनने में भी कर्कश और कठोर हैं, अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन एक काव्य रचना ऐसी कि जो सीधे सरल शब्दों से युक्त है और उन शब्दों का भाव, जो अर्थ है, आपको आसानी से क्या आ जाता है, समझ में आ जाता है, वह काव्य रचना दोस्तों
किससे युक्त होती है? प्रसाद गुण से युक्त होती है। तो परिभाषा आपके सामने है ही, यहाँ पे अर्थ मैंने बता दिया। और परिभाषा ये है कि कोमल कांत वर्णों से युक्त वह काव्य रचना जिसको पढ़ते ही सहजता के साथ उसका अर्थ हृदय में द्रवित हो जाए, उत्पन्न हो जाए, समझ में आ जाए, वह काव्य रचना प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रसाद जो गुण है ना, उसकी स्थिति ऐसे होती है, जैसे मान लीजिए कोई साफ और स्वच्छ जल से भरा हुआ एक क्या है? पात्र है। समझ में आई ये बात? यानी एक पात्र है और उसमें बड़ा ही साफ और स्वच्छ क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है, ठीक है। और मान लीजिए कोई वस्तु आप उस पात्र में डाल दे, ठीक है, और उसमें साफ और स्वच्छ जल भरा हुआ है, तो वह जो वस्तु आप डालेंगे ना, वो उस पात्र के तल में पेंदे में आपको जल की स्वच्छता के कारण, निर्मलता, पवित्रता के कारण वह वस्तु आपको स्पष्ट क्या देती है? दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम माने कि वो साफ और स्वच्छ जल से भरा हुआ जो पात्र है वो तो क्या माने? काव्य माने, ठीक है। और उसके तल में गिरी हुई जो वह वस्तु है ना, वह क्या माने? प्रसाद गुण माने, ठीक है। यानी जिस प्रकार से साफ और स्वच्छ जल से भरे हुए पात्र के तल में पेंदे में गिरी हुई वस्तु उस जल की स्वच्छता के कारण, निर्मलता के कारण हमें स्पष्ट क्या देती है? दिखाई देती है। उसी प्रकार से प्यारे दोस्तों, जिस काव्य रचना में प्रसाद गुण पाया जाता है उसका अर्थ जो है ना, हमें स्पष्ट क्या देता है? दिखाई देता है, समझ में आ जाता है। या हम बात करें दोस्तों, जिस तरीके से सूखा ईंधन होता है, ठीक है, काष्ठ होता है, काठ होता है, लकड़ी होती है, ठीक है। तो जो ही आप सूखी जो लकड़ी होगी उसको आग की चिंगारी जो ही दिखाएंगे ना, उसमें आग क्या हो जाती है? प्रज्वलित हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से जिस काव्य रचना में प्रसाद गुण होता है उसका अर्थ भी जो है ना, उस आग की चिंगारी की भांति बिल्कुल क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है, समझ में आ जाता है, बिना किसी लाग लपेट के। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो ये तो एक कॉमन परिभाषा हो गई जो कि आपको परीक्षा में पूछे और विस्तार से उत्तर लिखा है तो वो आपको लिखना है कि प्रसाद का अर्थ ये होता है, साफ वो स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता, ठीक है, विकसित होना, खिल जाना। परिभाषा मैंने आपको बता दी कि ये लिखना है कि कोमल कांत पदावली से युक्त वह काव्य रचना जिसको पढ़ते ही उसका अर्थ हमारे चित्त में द्रवित हो जाए, उत्पन्न हो जाए, समझ में आ जाए, वह काव्य रचना प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूँ अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा है। देखिए, भरत मुनि के अनुसार यदि हम प्रसाद गुण की परिभाषा की बात करें तो भरत मुनि ने ये कहा है कि जिसमें स्वच्छता, सहजता, सरलता, ग्राह्यता यानी ग्रहण करने की ग्राह्यता हो, है, अर्थात जिस काव्य रचना को पढ़ते ही अर्थबोध हो जाए वह काव्य रचना प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। ये कहा है किसने? भरत मुनि ने। अब दोस्तों यदि आपसे ये पूछा जाए कि बताओ भरत मुनि की परिभाषा क्या है, ठीक है, प्रसाद गुण के संदर्भ में, ओके, तो आप बता देंगे पूरा कि जिसमें स्वच्छता, सहजता, सरलता, ग्राह्यता हो, अर्थात जिस काव्य रचना को पढ़ते ही अर्थबोध हो जाए वह काव्य रचना प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। आगे मैं बात करूं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी के अनुसार दोस्तों प्रसाद गुण की परिभाषा है कि शब्द का प्रसिद्ध अर्थ में ऐसा प्रयोग जिसे सुनते ही उसका अर्थ समझ में आ जाए वहाँ प्रसाद गुण होता है। यानी कहने का तात्पर्य देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जब आप शब्द शक्ति पढ़ेंगे ना तो उसके आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक, ठीक है, और उनसे निकलने वाले अर्थ जो हैं वो भी 3 ही होते हैं। वाचक शब्दों से निकलने वाला वाच्यार्थ, लक्षक शब्दों से निकलने वाला लक्ष्यार्थ और व्यंजक शब्दों से निकलने वाला व्यंग्यार्थ, ठीक है। तो जो शब्द से निकलने वाला वाच्यार्थ होता है ना, ठीक है, वही शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ होता है। और लोक प्रसिद्ध अर्थ वह होता है कि मैं आपको कोई शब्द कहूँ, मैं आपको कोई शब्द बताऊँ, यहाँ पे उच्चरित करूँ। मैं जैसे यहाँ पे ये कहूँ कि पेन, ठीक है, तो पेन कहते ही इस शब्द का अर्थ जो है ना आपको आसानी से बिना किसी दिक्कत के समझ में आ जाएगा। आप समझ जाएंगे कि पेन क्या है जी, लिखने के काम आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूँ श्यामपट ब्लैक बोर्ड, आप समझ जाएंगे इसके ऊपर मार्कर से, पेन से लिखा जाता है। मैं कहूँ जूता, पैंट, शर्ट, बुरशेट, ठीक है, बाल, आँख, तो ये जो शब्द मैंने बोले ना इनका अर्थ आपको तुरंत समझ में आ गया। तो
जो वाचक शब्द होते हैं ना, उनका अर्थ आसानी से हमारे सामने कोई भी बोलता है और हमें समझ में आ जाता है। तो वाचक शब्दों से निकलने वाला अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। और वाच्यार्थ कहते हैं हम किसको, जो शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ होता है, यानी वो शब्द बोले नहीं और संसार के सब लोग जो हैं उसके अर्थ को क्या हो जाएं, आसानी से समझ जाएं। यानी शब्द का जो सर्वविदित जो अर्थ होता है वह क्या होता है दोस्तों, वाच्यार्थ होता है। तो जब दंडी ये कहते हैं कि जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए कि जिनका लोक प्रसिद्ध अर्थ निकले, ठीक है, प्रसिद्ध अर्थ, ठीक है, तो लोक प्रसिद्ध अर्थ निकलने वाले शब्दों का काव्य में इस तरह प्रयोग किया जाए कि उनका अर्थ आसानी से क्या आ जाए, समझ में आ जाए, तो वह काव्य रचना कैसी मानी जाती है, प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। ये कौन कहते हैं, दंडी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे मम्मट के अनुसार महत्वपूर्ण मत है जी मम्मट का, ये आपको ध्यान रखना है। मम्मट के अनुसार यदि हम साथियों यहाँ पे बात करें किसकी, प्रसाद गुण की, तो उन्होंने कहा है शुष्केंदाग्निवत स्वच्छ जलवत सह सेव ये व्याप्तनोत्यत प्रसादो असो सर्वत्र निहित स्थिति। हिंदी अर्थ ये है कि शुष्क यानी सूक्ष्म, ईंधन अग्निवत यानी सूखे ईंधन में, या हम कहें सूखी लकड़ी में जिस तरह से अग्नि क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, लग जाती है, जल जाती है, यानी जिस प्रकार से सूखे ईंधन में, लकड़ी में, काष्ठ में अग्नि जो है आसानी से जल जाती है। स्वच्छ जल सह सेव ये, और जिस तरीके से स्वच्छ जल में सह सेव ये सब कुछ आसानी से क्या हो जाता है, प्रतिबिंबित हो जाता है, दिखाई देता है, ठीक है। व्याप्तनोत्यत प्रसादो असह सर्वत्र निहित स्थिति। अब यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि वैसे ही जहाँ प्रसादो असो यानी ऐसे ही जो प्रसाद जो होता है ना, उसका जो अर्थ है ना वो भी सर्वत्र जो है ना क्या होता है, निहित होता है। यानी कहने का तात्पर्य सब रसों में जो है वो दोस्तों सर्वत्र निहित स्थिति, यानी सर्वत्र यानी सभी जगह निहित स्थिति मौजूद होती है। स्थिति यानी सब रसों में जो है इस प्रसाद गुण की स्थिति क्या होती है, सर्वत्र मौजूद होती है। और यहाँ पे अर्थ ये है कि जिस प्रकार से सूखे ईंधन में अग्नि आसानी से जल जाती है और स्वच्छ जल में सब कुछ आसानी से क्या हो जाता है, दिख जाता है, इसी प्रकार से जहाँ प्रसाद गुण होता है उसका जो अर्थ है ना वो उसी प्रकार से क्या होता है, व्याप्त होता है, मौजूद होता है, विराजमान होता है। जिस प्रकार से सूखे ईंधन में अग्नि और स्वच्छ जल में सब कुछ दिखाई देता है, वैसे ही प्रसाद गुण जो है उसकी स्थिति जो है सर्वत्र क्या होती है, व्याप्त होती है, मौजूद होती है, विराजमान होती है। ये कहा है किसने, मम्मट ने। अब बात करें हम चिंतामणि, तो चिंतामणि ने कहा है दोस्तों, सूखे ईंधन आग ज्यों स्वच्छ नीर की रीति झलके अक्षर अर्थ जो प्रसाद गुण नीति। केवल हिंदी अर्थशाही सरल ही किया है मम्मट की भाषा, परिभाषा कोई, कि सूखे ईंधन आग यूं यानी जिस प्रकार से सूखे ईंधन में आग, ठीक है, स्वच्छ नीर की रीति, और जिस प्रकार से स्वच्छ नीर में जल में क्या देता है, सब साफ स्पष्ट दिखाई देता है, झलके दिखाई दे, अक्षर अर्थ, अक्षरों में अर्थ जो प्रसाद गुण नीति। और जिस प्रकार से सूखे ईंधन में अग्नि, स्वच्छ जो जल नीर होता है उसमें जो प्रतिबिंब, जो परछाई, जो वस्तु है वो आर पार दिखाई देती है, उसी प्रकार से प्रसाद गुण की नीति जो है वो भी यही कहती है कि इसमें जो अक्षर होते हैं ना उनमें अर्थ स्पष्ट साफ क्या देता है, झलकता है, दिखाई देता है। ठीक है जी, ये है चिंतामणि का मत प्रसाद गुण को लेकर। आगे बात करें भिखारी दास के अनुसार, तो भिखारी दास ने कहा कि मन रोचक अक्षर परे सो है शिथिल शरीर गुण प्रसाद जल सुक्ति जो प्रकटे अर्थ गंभीर। यानी मन रोचक अक्षर परे सो है, यानी जो रोचक अक्षर कहाँ पढ़ते हैं, मन में पढ़ते हैं, और जिन रोचक अक्षरों के मन में पढ़ने से वे जो अक्षर हैं शरीर को क्या कर दें, शिथिल कर दें। यानी ऐसे रोचक शब्द जिनको पढ़कर, सुनकर, या हम कहें देख करके, और हमारा मन
जो है हमारा तन जो है वो क्या रहे, बिल्कुल शिथिल रहे, ढीला ढाला रहे, उसमें कोई कसाव नहीं आए, यानी कोई जोश उत्साह की भावना उत्पन्न ना हो, यानी बिल्कुल कोई ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, बिल्कुल सामान्य स्थिति रहे हमारे शरीर की। अब देखिए कोई मान लीजिए जोश और उत्साह से भरी आपको कोई कविता सुना दी तो आप में जोश आ जाता है, आपका शरीर ऐंठ जाता है, अकड़ जाता है, ठीक है। लेकिन प्रसाद गुण से युक्त जो काव्य रचना आप पढ़ेंगे ना तो उसको पढ़ते वक्त आपका जो शरीर है वो बिल्कुल शांत रहेगा, शिथिल रहेगा एकदम, उसमें किसी प्रकार की अकड़ जोश उत्साह जो है वो नहीं होगा, ठीक है। गुण प्रसाद जल सुक्ति जो प्रगटे अति गंभीर, और कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि वो भिखारी दास कह रहे हैं कि जिस काव्य रचना में प्रसाद गुण होता है ना, ठीक है, तो उसका जो गंभीर अर्थ है ना वो उसी प्रकार से प्रकट होता है जिस तरह जल, यानी जिस तरह जल में सब कुछ क्या देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार से जिस सुक्ति में, जिस कथन में, ठीक है, प्रसाद गुण पाया जाता है ना, उसका जो अर्थ है ना गंभीर रूप में क्या होता है दोस्तों, प्रकट होता है। यानी कहने का तात्पर्य जिस प्रकार से यहाँ पे प्रगटे अर्थ गंभीर, यानी कवि यहाँ पे कह रहे हैं, भिखारी दास जी का मत ये है कि वह काव्य रचना जिसके रोचक अक्षर मन में पढ़ते हैं और मन में उन रोचक अक्षरों के पढ़ने से ही जो शरीर है वो क्या रहता है, बिल्कुल शिथिल रहता है, ठीक है। और जिस प्रकार से जल में सब कुछ आर पार स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार से जिस सुक्ति में, जिस कथन में प्रसाद गुण पाया जाता है ना, उसका जो गंभीर अर्थ है ना वह भी क्या देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। वो भिखारी दास। बात करें देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार तो दोस्तों देवेंद्र नाथ शर्मा है, उन्होंने ये कहा है कि वह काव्य गुण जिससे युक्त काव्य रचना अनायास ही हृदय में व्याप्त हो जाए उसे प्रसाद गुण से युक्त माना जाता है, ठीक है। देवेंद्र नाथ शर्मा का मत ये है कि उन्होंने ये कहा है कि वह काव्य गुण जिससे युक्त काव्य रचना अनायास ही हृदय में, हाँ, अपने आप ही हृदय में व्याप्त हो जाए और उसको जब हम पढ़ें तो वह काव्य रचना किससे मानी जाती है, प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। दोस्तों मैंने यहाँ पे अर्थ बताया प्रसाद गुण का, ठीक है, उसकी एक परिभाषा बताई, फिर अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो यहाँ पे बताई। अब मैं एक दो उदाहरण आपको बता देता हूँ। खैर देखिए लाखों करोड़ों हजारों उदाहरण होते हैं, आपको केवल समझना है, अब यहाँ पे लक्षण समझने हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताऊँ कि प्रसाद जो गुण होता है ना जिस भी काव्य रचना में, केवल उसका अर्थ हमें स्पष्ट क्या आ जाता है, समझ में आ जाता है और कोमल कांत पदावली से युक्त होती है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान आपको रखने की है कि जिस काव्य रचना में प्रसाद गुण पाया जाता है वहाँ पे पांचाली रीति होती है। ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा लेकिन ध्यान रखना है, यानी आपको ये मालूम पड़ गया है कि इस काव्य रचना में प्रसाद गुण है तो उस काव्य रचना में पांचाली रीति भी पाई जाती है। तथा प्रसाद गुण जो है वो सब रसों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, यानी सब रसों में प्रसाद गुण पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उदाहरण है आपके सामने, देखिए कि जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्य काल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हम खेले कूदे हर्ष युत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मगन क्यों न हुए मोद में। देखिए यहाँ पे सीधा सरल है, ठीक है, पूरा का पूरा, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आसानी से ये पंक्तियां समझ में आ जाएंगी। अतः यहाँ पे प्रसाद गुण है। आगे देखिए यहाँ पे महादेव वर्मा की पंक्तियां हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ने कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सीधा और सरल अर्थ आपको दोनों ही उदाहरणों में क्या चल रहा होगा, पता चल रहा होगा। ये आप लिख सकते हैं, उतार सकते हैं। जो विद्यार्थी दोस्तों स्कूल और कॉलेजी शिक्षण कर रहे हैं तो उनको तो उदाहरण पूछ सकता है परीक्षा में कि बताइए प्रसाद गुण का अर्थ और परिभाषा लिखते हुए उदाहरण दीजिए, तो वो आप लोग रट सकते हैं, अपना याद कर सकते हैं। बाकी तो लक्षण पहचान में आपको करने हैं, सीधे तौर पे ये आपको ध्यान रखना है। आगे यदि हम बात करें तो देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति
देखी तिन तैसी, छोटा सा उदाहरण, बिल्कुल ठीक है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अर्थ आ रहा है, आराम से समझ में कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे है, नर होने निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तीनों उदाहरण जो हैं, एक भी शब्द मुझे बता दी जिसका अर्थ आपको भाव समझ में नहीं आ रहा हो। बिल्कुल सारी जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ बिल्कुल सहज और सरल रूप में आपको क्या आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अतः इन तीनों ही उदाहरणों में क्या है, प्रसाद गुण है। सैकड़ों हजारों लाखों उदाहरण मिल जाएंगे, केवल आपको लक्षण समझना है। बस लक्षण मैंने पूरे बता दिए कि वह काव्य रचना जिसको पढ़ते ही उसका अर्थ हमें सरलता से सहजता से क्या आ जाए, समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम अध्ययन करेंगे माधुर्य ओज का। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।